नमस्कार दोस्तों। एचसी गुप्ता सर के इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज डे 6 है और लगातार दोस्तों हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए रूल नंबर 30 तक हम लोगों ने पढ़ा। रूल नंबर 30 को थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद 31 32 जहां तक संभव होगा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आपको रूल नंबर 30 में पढ़ाया था कि देखिए मोर देन वन के साथ नाउन का प्रयोग अगर हम करते हैं तो वहां पर वर्ब सिंगुलर लेंगे। ठीक है। देखिए आपके दिमाग में ये जरूर बात आएगा कि सर एक बात बताइए, जब आप मोर देन वन लिखते हैं तो इसका सेंस ही हो जाता है सर एक से अधिक, तो इसमें कैसे आप सर वर्ब जो है सिंगुलर लेंगे। देखिए आप नॉर्मल भाषा में समझिए, जब भी मोर देन वन लिखा जाता है तो इसके बाद जो है आपका जो नाउन आता है वो सिंगुलर ही आता है। ठीक है, ओके। और जब नाउन इसमें सिंगुलर आता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम मोर देन वन कहते हैं ना तो उस स्थिति में हम एक कंपाउंड को ट्रीट करते हैं। कंपाउंड में मतलब क्या, हम उसको एक कह सकते हैं एक सेग्रीगेशन नहीं, एक कांग्रीगेशन होता है उसमें, माने एक साथ सभी चीजें एकुमुलेट होता है। जब एकुमुलेट होता है तो हम उसको यूनिटी मान लेते हैं, यूनिट कर देता है। यूनिट करने के बाद क्या होता है, उसमें वर्ब सिंगुलर लगता है। जैसे देखिए अगर आप बात कीजिएगा यही सेंटेंस में, देखिए मोर देन वन वर्कर वाज एब्सेंट, यानी मोर देन के बाद क्या आया आपका नाउन जो है दोस्तों। देखिए मोर देन वन के बाद नाउन क्या आया, वर्कर सिंगुलर है, और इसके साथ वर्ब क्या आ गया दोस्तों, वाज, वो भी सिंगुलर है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बस इसमें मैंने आपको सिर्फ रिकैप कराया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रूल नंबर 31 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कह रहा है कि कई वाक्यों में मोर का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। जैसे देखते हैं कैसे कैसे होता है। पहला सेंटेंस लिखा है मोर बुक्स देन वन हैव बीन परचेस्ड बाय हर। अच्छा, पहले वाला और इसमें क्या अंतर है, देखिए उसमें डायरेक्ट यूज करते थे मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन, और उसके बाद हम लोग दोस्तों क्या करते थे, नाउन लेते थे, वो सिंगुलर लेते थे। लेकिन इसमें पढ़िए आप मोर बुक्स, यानी मोर बुक्स का मतलब एक से ज्यादा। देन वन, मोर बुक्स देन वन का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा, माने खुद इसमें कह रहा है कि एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा कह रहा है तो वो नाउन पुलर बन जाएगा। तो यहां पर दोस्तों वर्ब क्या लग गया, पुलर लग गया। अब हैव क्या है, पुलर वर्ब है। मोर बुक्स देन वन यानी एक से ज्यादा किताब को खरीदा गया, किसके द्वारा, उसके द्वारा। अब यहां पर भी देखिए मोर गर्ल्स देन वन। ठीक है, एकदम लॉजिकल है। मोर गर्ल्स देन वन, एक से ज्यादा लड़कियां। ठीक है, वेयर प्रेजेंट इन दी पार्टी, यहां पर वर्ब आपका पुलर लग गया। मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव अटेंडेड द क्लास। दोनों में क्या अंतर है, इसमें मोर देन वन डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, मोर के बाद नाउन लिया जा रहा है, वो भी पुलर फॉर्म में, तब देन लगाया जा रहा है, तब वन लगाया जा रहा है। यहां स्पष्टीकरण कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अब यहां पर फिर एक अगला सेंटेंस देखिए, मोर स्टूडेंट देन वन, यानी एक से ज्यादा विद्यार्थी का सेंस बना। हैव अटेंडेड द क्लास। मोर वर्कमैन, देखिए यहां पर भी पुल्लल आ गया। तो आप ये चीज तो समझ गए स्पष्ट से कि मोर के बाद जस्ट अगर देन लेते हैं तब वन का प्रयोग करते हैं तो उसमें नाउन सिंगुलर आएगा 100%। लेकिन मोर के बाद अगर तुरंत नाउन ले रहे हैं तो 100% उसमें चांस है कि जो नाउन आने वाला वो पुल्लल आएगा और उसके साथ वर्ब क्या आएगा, जो है वो भी पुल्लर आएगा। रूल नंबर 32 पर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा। रूल नंबर 32 क्या कहना चाहता है, देखिए कुछ वाक्यों में नाउन के बाद प्रीपोजिशन एवं फिर नाउन आता है। देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नाउन, उसके बाद फिर प्रेपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है, आप जो समझिए प्रीपोजिशन समझिएगा, प्रीपोजिशन समझिए, नाउन के बाद प्रीपोजिशन फिर नाउन। जैसे इसमें देखिए द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स। ठीक है, यहां पर आप बात कीजिएगा द क्वालिटी, आप इसको स्पष्टीकरण में नाउन मान लीजिए, और दीज गुड्स को भी आप नाउन मान लीजिए। यहां बीच में प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो यहां पर वर्ब सिंगुलर आ गया। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज वाज रिसीव्ड। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए फाइनेंशियल जो है आपका, उसके बाद यहां पर गौर से देखिए फ्रॉम को क्वालिफाई किया। द कलर ऑफ दिस शर्ट, द कलर ऑफ दिस शर्ट, यहां पर क्या है दोस्तों, द कलर एक तो आपका आ गया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों दिस शर्ट हो गया, इसके बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या लगा, सिंगुलर। ये चीजें आपको याद रहेगा, आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ, आप एग्जाम्पल देखकर समझ लीजिएगा। उपरोक्त वाक्यों में स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है। ऐसे वाक्यों में वर्ब प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अनुसार लगती है। वाक्य संख्या में पांच 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 एवं पांच के अतिरिक्त सभी वाक्यों में प्रीपोजिशन से पहले आने वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। मतलब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को सुनिएगा, आप कोई धरफड़ी की बात नहीं है। देखिए स्ट्रक्चर में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन की तरह है। अब देख लिए ऐसे वाक्य में जो वर्ब आएगा, जो आप वर्ब क्वालिफाई कर रहे, चाहे यहाँ पर आप क्वालिफाई करें या यहाँ पर। ठीक है,
ऐसी स्थिति में ये प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अनुसार लगती है। जैसे देखिए, आपने क्या किया, नाउन यूज किया प्लस प्रीपोजिशन यूज किया प्लस आपने नाउन यूज किया, ठीक है। अब आगे आपकी बारी है वर्ब का यूज करना। तो जो वर्ब आप यूज करेंगे ना, तो ये वर्ब आपका इस नाउन के हिसाब से आएगा, यानी प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आता है उसके हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे, ठीक है। आगे नोट में क्या कहा जा रहा है, यदि वाक्य में एक से अधिक नाउन प्रीपोजिशन के साथ आए तो वर्ब सबसे पहले आने वाले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार लगाई जाती है। मतलब क्या कि अगर देखिए एक वाक्य में एक से अधिक नाउन आ गया प्रीपोजिशन के साथ, तो वर्ब जो सबसे पहले लगा था उस प्रीपोजिशन के साथ नाउन वो उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील आइटम्स इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद दोस्तों स्टील आइटम्स है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले प्रीपोजिशन के पहले क्या इस्तेमाल किया गया है, कॉस्ट का इस्तेमाल किया गया। इसी कॉस्ट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई हमने किया है, ठीक है। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे मोटे तौर पे जो मैं बातें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, रूल नंबर 33 पर। रूल नंबर 33 क्या कह रहा है समझिएगा। जब वाक्य में इन फ्रेजों का प्रयोग होता है, ए नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ, नन ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, टू थर्ड ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, मच ऑफ, मेनी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, हिप्स ऑफ, तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार लगाई जाती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब ये फ्रेज आप अक्सर देखते होंगे, ये फ्रेज आप देखते होंगे कंफ्यूज भी होते होंगे कि यार यहाँ ऐसे कैसे लग गया, ठीक है। ये जहां भी आप फ्रेज देखिएगा तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा इस फ्रेज के बाद उसी के हिसाब से वर्ब आएगा। सर एग्जांपल दिखाइए, तो ठीक है देखिए, ए लॉट ऑफ बुक्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन फायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है आपको क्लियरली ये दिखेगा ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ के बाद यानी इस प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, नाउन आया है। नाउन किसमें, प्लुरल है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब प्लुरल क्वालिफाई किया। अगर इसी में आपके दिमाग में एक प्रश्न जगेगा कि सर मान लीजिए कि यहाँ पर बुक्स के जगह कोई दूसरा चीज होता अनकंटेबल वाला, तब जैसे हाँ एग्जांपल समझिए, जैसे प्लेंटी ऑफ शुगर, अब शुगर अनकंटेबल नाउन है, तो यानी कि इस प्रीपोजिशन ऑफ के बाद आया है, तो ऑफ के बाद आया शुगर क्या है आपका अनकंटेबल नाउन है, तो इसीलिए इसके हिसाब से वर्ब इज लगेगा। जैसे यहाँ देखिए, ए लॉट ऑफ मिल्क वाज सेंट देयर, तो ए लॉट ऑफ के बाद क्या है, मिल्क, यानी ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद मिल्क आया जो कि अनकंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब हमने लगा दिया क्या दोस्तों, वाज। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर गौर से देखिए एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। इसमें और लिखा हुआ है प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव बीन परचेस्ड, यहाँ पर इसमें देखिए प्लेंटी ऑफ के बाद हमने क्या लगाया, चेयर्स लगाया। चेयर्स क्या, कंटेबल नाउन है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा ये बात, ठीक है। इसमें मैं कुछ मार्क कर दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और इसे नोट कर लीजिएगा। कई बार आपको देखिए मोस्ट ऑफ करके प्रश्न पूछेगा, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ करके प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, परसेंट ऑफ करके पूछा गया इसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ए नंबर ऑफ में पूछा गया था और लॉट्स ऑफ में पूछा गया था। इसे आप उतार लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे देखिए, इसमें कुछ बातें हमें समझाया जा रहा है, ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें कुछ एक्सेप्शन होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो हमारे समझने लायक है। हमने यहाँ भी ये समझा कि ये जो भी फ्रेज आएगा उसके बाद मतलब फ्रेज के अंत में जो प्रीपोजिशन आता है उसके जस्ट तुरंत बाद जो नाउन आएगा उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे, ये समझे अभी हम लोग। यदि ऑफ के बाद कंटेबल नाउन है तो वह प्लुरल होगा, यदि अनकंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है। हम आपको समझाए भी थे कि अगर ऑफ के बाद अगर कोई कंटेबल नाउन आता है वर्ब आपका क्या होगा, प्लुरल उसमें लग जाएगा। कोई अनकंटेबल नाउन आता है वर्ब सिंगुलर लगेगा। जैसे देखिए आपने, जैसे प्लेंटी ऑफ देखा, मिल्क, लॉट ऑफ शुगर आपने देखा। देखिए मिल्क और शुगर दोनों अनकंटेबल से गिन नहीं सकते, इसलिए इसमें वर्ब कौन क्वालिफाई करेगा, सिंगुलर वर्ब क्वालिफाई करेगा। ए नंबर ऑफ बॉयज, प्लेंटी ऑफ बुक्स, दोनों को गिना जा सकता है, बॉयज और बुक्स दोनों काउंटेबल्स हैं, इसलिए इसमें वर्ब क्या क्वालिफाई करेगा, प्लुरल वर्ब क्वालिफाई करेगा। आपने एग्जाम्पल में देखा ही शुरू में, इसमें कहीं आपको दिक्कत हुआ ही नहीं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब हम जो और आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरह के अन्य वाक्य निम्न हैं, नीचे वाक्य दिया गया समझिए। देखिए फॉलर साहब का एक वाक्य है उसको समझिए, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर देखिए मच ऑफ टाइम इज लॉस्ट, ठीक है। देखिए मच ऑफ के बाद क्या आया, अनकंटेबल नाउन आया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है दोस्तों टाइम एक अनकंटेबल नाउन है, इसलिए दोस्तों इज लग गया इसमें। अब मच ऑफ दिस शुगर इज इम्प्योर, यहाँ पर भी द शुगर क्या है, अनकंटेबल नाउन है, ठीक है। तो मच ऑफ के बाद क्या है, अनकंटेबल नाउन आया, तो उस स्थिति में हमने क्या किया, वर्ब सिंगुलर लिया। यहाँ पर देखिए देयर वेर ए नंबर ऑफ सच लिटिल रीजन्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए नंबर ऑफ सच लिटिल रीजन्स, रीजन्स को यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, सच लिटिल रीजन्स को कंटेबल ट्रीट किया गया है। जब कंटेबल ट्रीट किया गया तो यहाँ पर हमने वेयर लगा। आपको मैंने बोला था कि देयर के साथ कब
वर्ब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं, इसमें कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए दोस्तों, ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न आर्मी वाज ब्रिटिश, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखिए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न आर्मी, इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर ऑफ का जो इस्तेमाल किया गया, इसके बाद नॉर्दर्न आर्मी आया। अच्छा, नॉर्दर्न आर्मी का यहाँ क्या सेंस बना, एक से अधिक आर्मी है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर वहाँ यूनिटी का बोध होता है और वो कलेक्टिव नाउन का काम करने लगता है। इस स्थिति में यहाँ पर दोस्तों हमने वर्ब वाज लगा लिया, क्योंकि वहाँ पर एक एकुमुलेशन हो जाता है। आर्मी का एक ट्रूप की मतलब एक ग्रुप की बात की जाती है। जब एक ग्रुप की बात की जाती है तो वो अनकंटेबल नहीं हो सकता, सॉरी वो दोस्तों कंटेबल नहीं हो सकता, वो अनकंटेबल ही होगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था कि जूरी जब एक साथ की बात की जाए तो उसमें वर्ब सिंगुलर लगता है, लेकिन जूरी का जब मत अलग अलग होता है तो वर्ब प्लूरल लगता है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 34 पे हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो रूल नंबर 34 है, यदि वाक्य में ए नंबर या द नंबर का प्रयोग हुआ है तो ध्यान रखिए द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है और अ नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब। देखिए, आप कोई सेंटेंस है, उसमें द नंबर और अ नंबर का प्रयोग किया गया या ए नंबर का प्रयोग किया गया, तो उसमें देखिए जब द नंबर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, तो वहां पर दोस्तों वर्ब क्या लग जाएगा, इसके साथ सिंगुलर लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। अगर ए नंबर का प्रयोग किया गया है तो उसमें वर्ब क्या लग जाएगा दोस्तों, प्लूरल लग जाएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर और ए नंबर के साथ वर्ब प्लूरल। देखिए, इस चीज को लॉजिकली हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया भी गया है कि द नंबर का अर्थ होता है एक निश्चित संख्या। आपको मैंने बोला द नंबर निश्चितता की बोध करा देती है, और यह क्या बन जाती है, उस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन बन जाती है, ठीक है। जब कलेक्टिव नाउन बनेगा तो आपको पता है इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब सिंगुलर, क्योंकि वहां पर फिर यूनिटी का बोध करा देती है। ए नंबर का अर्थ दोस्तों होता है बहुत, मेनी, ठीक है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग में लाई जाएगी। तो अब ए नंबर का मतलब ही अब बहुत सारा, तो बहुत सारा होगा तो नाउन ही प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, ठीक है। ये दोनों जो है आपका फ्रेज छोटा छोटा जो ये जो लिखा हुआ चीज़ है, ये नंबर और द नंबर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड इन एसएससी दिस ईयर वाज वेरी लार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बच्चों को लगता है कि यार यहाँ पर जो है, अगर आप क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिएगा, पीछे आप पढ़े थे कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से जो लास्ट वाला नाउन है उसके हिसाब से यहाँ वर्ब लगेगा, और बच्चा एकदम होल होल में क्या करता है, इसमें वेयर कहता सही है, वाज गलत है, वो टिक करके आता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन में आपने देखा ए नंबर और द नंबर जैसे ही हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, कैंडिडेट्स जो भी थे उसको कलेक्टिवली मान लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग गया दोस्तों, यहाँ पर वर्ब लग गया आपका सिंगुलर, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नाउन प्लूरल आया लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर आया, क्योंकि द नंबर का अर्थ ही होता है एक निश्चित संख्या, जो कि उस सेंटेंस में उस नाउन को क्या बना देता है, कलेक्टिव नाउन बना देता है। जब कलेक्टिव नाउन हुआ तो यूनिटी का बोध हुआ, तो वर्ब क्या लग जाएगा, सिंगुलर लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक बात और समझने योग्य है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। देखिए, ए लार्ज ऑफ इंग्लिश बुक, सॉरी, ए नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी। ए नंबर ऑफ का मतलब हुआ बहुत अधिक मात्रा में इंग्लिश बुक है लाइब्रेरी में, यहाँ पर क्या लग गया, आर लग गया। देयर वेयर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से वेयर लग गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको मैंने रूल अभी समझाया, ए नंबर और द नंबर की विशेषता, ठीक है, इसको आप अच्छे से बढ़िया से कॉपी में उतार लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इस पे आए हैं, जब हम फिल इन द ब्लैंक्स या कॉमन एरर बना रहे होंगे उस समय आपको डिस्टर्बेंस ना हो इसको करने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम रूल नंबर 35 पे आते हैं, ठीक है, उसको करने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है, ठीक है। देखिए, नन के साथ सामान्य रूप से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सही माना जाता है। देखिए, आपने पढ़ा है एवरीबडी, नोबडी, नन, नोबडी, उसके बाद दोस्तों आइदर, नाइदर, ये जितने भी आपको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल आप करते, चाहे प्रोनाउन बोलिए, एडजेक्टिव बोलिए, जैसे इसका इस्तेमाल हो, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। आप ये पढ़ें, नन के साथ क्या सामान्य रूप से सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में नन के साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक है। इससे इस संबंध में ग्रामेरियंस के में काफ़ी मतभेद है। देखिए, पुराने ग्रामर के हिसाब से सब बोला गया कि नन के साथ भैया आप जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो जो टीचर लोग हुए, ग्रामेरियन हुए, उन्होंने बोले ठीक है यार, नन के साथ प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अपना मत देते हैं। मत क्या क्या है कि क्यों प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्यों ऐसा चीज़ होगा। देखिए, इट इज़ मिस्टेक्स टू सपोज दैट द प्रोनाउन नन इज अ सिंगुलर ओनली एंड मस्ट एट ऑल कॉस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। देखिए, फॉलोअर साहब एक बड़े बहुत बड़े ग्रामेरियन थे, उनका कहना था देखो, ये एक मिस्टेक है, एक ये मतलब गलती हो गई कि नाउन जो नन है उसको केवल प्रोनाउन मानकर सिंगुलर ट्रीट किया जाए, ठीक है।
लेकिन ये जरूरी नहीं है ये सिंगुलर ही होगा, इसका इस्तेमाल प्लूरल के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे नेस्फील्ड साहब का कहना है, ठीक है, वो कहते हैं कि नन वाज ओरिजिनली यूज्ड ओनली एज अ सिंगुलर बट इट हैज आल्सो एक्वायर्ड अ प्लूरल मीनिंग। देखो, अब इनका ये कहना है कि देखो शुरुआती तौर में जब नन का इस्तेमाल किया जाता था ना, उस समय नन को क्या किया गया भाई, सिंगुलर माना गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको प्लूरल फॉर्म मान लिया गया, ठीक है। अब यूं समझिए, एक राजा है, उसकी जो है एक पत्नी है, धीरे धीरे उसका और लोगों पे मन आ गया, और वहां का यह ट्रेडिशन हो गया कि भाई 4-5 से शादी करना है। तो वही बात ये कह रहे हैं, ठीक है, कि एक तरह का ट्रेडिशनली चल रहा था कि नन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये अपना वैल्यू ले लिया प्लूरल होने का, ठीक है, एक से अनेक। अब अवेलिन साहब का क्या कहना है, देखिए, नन इज एन एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ नॉट वन और नो वन एंड वुड देयर फॉर सीम टू बी सिंगुलर बट इन द कंटेस्ट इट यूजुअली हैज अ प्लूरल सेंस। देखिए, अब इनका कहना देखो, नन क्या है, ये नॉट वन या नो वन का आपका क्या है, एब्रीवेटेड शॉर्ट फॉर्म है। एब्रीवेटेड का माने शॉर्ट फॉर्म है। शुरुआत में इसका मीनिंग सिंगुलर होता था, लेकिन कंटेस्ट के हिसाब से देखिए तो ये प्लूरल सेंस भी लेकर देता है। तो इस तरह से नन का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल दोनों स्थिति में किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन जो आपका एग्जाम है वो पुराने ग्रामर के हिसाब से ही चलता है, तो उसमें नन के साथ सिंगुलर भर भी आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब गलती करेगा तो उसमें आप, मेरा भी इसमें मत नहीं होगा, क्योंकि हम किताब का ये कहना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एग्जाम में जो भी आएगा आपको उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नन बट दी ब्रैव डेजर्ट द रिवार्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेजर्ट लगा दिया गया, सिंगुलर ट्रीट किया गया। नन नन वेयर इंजर्ड, तो आप सेंस के हिसाब से लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, रूल नंबर 35 तक ही पढ़ेंगे। रूल नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 45 तक दोस्तों, 46 तक इसमें रूल्स हैं। उसके बाद इन्वर्जन है, ठीक है। इन्वर्जन किसको कहते हैं ये आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे भी, और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी होते हैं, एग्जाम में आते हैं। थैंक यू। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, यार डीमोटिवेट फील करता हूँ इस ऐसे में, ठीक है। वीडियो डेली दे रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, देखने के लिए।